हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है डेली जीके जीएस सीरीज में। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं लोग। इस सेट में सभी सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे इसको पॉज करके आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी लगा सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, एक रोग होता है जिसका नाम है रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जो विटामिन डी की कमी से जो होता है उससे क्या प्रभावित होता है, जो बोन्स होते हैं अस्थि वो प्रभावित होते हैं। जो हड्डियां होती है अस्थि वो क्या होता है, प्रभावित होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स होता है। और रिकेट्स किस में होता है, जो चाइल्ड होते हैं लोग, बच्चा जो चाइल्ड होगा, तो चाइल्ड में जब हड्डियों में जब कमजोरी होती है तब उसको बोला जाता है रिकेट्स। और यहीं अगर एडल्ट में होगा, वयस्क एडल्ट में जो होता है तो उसको बोला जाता है ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियोमेलेसिया हिंदी में भी यही बोलते हैं। तो विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। रिकेट्स बोला जाता है जनरली चाइल्ड में, बच्चों में हड्डियों में अगर कमजोरी होगी तो उसको रिकेट्स बोला जाता है। अगर वो वयस्क है तो वयस्क में अगर हड्डियों में कमजोरी होगी तब उसको बोला जाता है ओस्टियोमेलेसिया। और विटामिन डी की कमी से एक और होता है, उसको बोला जाता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस इसमें क्या होता है कि जो बोन डेंसिटी होती है, जो बोन की डेंसिटी होती है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बोन की डेंसिटी इसमें क्या होता है, कम हो जाता है। और जैसे कि बोन है तो बोन्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे छिद्र हो जाएगा, पोरस बन जाएगा ये बोन्स में। तो उसी को बोला जाता है, उस बीमारी को बोला जाता है ओस्टियोपोरोसिस। तो ये सभी जो ये रोग के नाम है इसको ध्यान रखना है कि ये सब किससे होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। तो जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी जो होता है ये हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। विटामिन डी को जनरली हार्मोन विटामिन भी बोल दिया जाता है, हार्मोन विटामिन। और ये बनता कब है, जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है, जैसे सन है, तो सन की जब रेज पड़ेगी, यूवी रेज, तो हमारे अंदर जो भी फैट होती है वसा, वो क्या संश्लेषित करती है, विटामिन डी को। तो इसलिए विटामिन डी को एक और नाम से बुलाते हैं, इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। इसको सनशाइन विटामिन बोलते हैं लोग, सनशाइन विटामिन। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल हिंदी में भी यही होगा, कैल्सीफेरॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि हमारे शरीर में बहुत जल्दी कौन बनता है, विटामिन डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। इसमें जो बी विटामिन बी होता है, विटामिन बी, उसी का पूछ रहा है कि कौन इसमें से संबंधित नहीं है। तो जो थायमिन होता है, थायमिन होता है विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो होता है थायमिन होता है। राइबोफ्लेविन ये कौन सा, विटामिन बी2 होता है। और जो फोलिक एसिड होता है ये बी9 होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो अभी हमने जो देखा था कि जो विटामिन सी होता है इसका नाम क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। तो जो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं लोग स्कर्वी रोग। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर सब्जी को धोते हैं लोग तो उससे कौन सा विटामिन निकल जाता है, बाहर निकल जाता है सब्जियों से। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो कैटेगरी के विटामिन होते हैं। एक तो बोलते हैं लोग कि एक जो विटामिन होता है वसा में घुलनशील होता है। क्या होता है? वसा में घुलनशील। ये कौन सा होता है? ये होता है विटामिन के, ई और डी और ए। ये क्या होता है? वसा में। और जल में जो घुलनशील होता है, तो जल में कौन सा घुलनशील होता है? एक विटामिन सी होता है और बी होता है। ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील। तो इसलिए जब सब्जियों को धोया जाता है तो क्या होता है कि जो ये विटामिन सी और बी हैं, ये क्या होते हैं? उसके साथ में ये धुल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कौन सा धुलता है? विटामिन सी जो होता है ये सबसे ज़्यादा धुल जाता है। और धुल जाएगा तो सब्जियों से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो विटामिन बी है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन। यहाँ ये जो कोबाला है ना, इसका मतलब होता है क्या? कोबाल्ट। कोबाल्ट। तो विटामिन B12 है, इसका रासायनिक नाम हो गया साइनोकोबालामिन। ये जो कोबाल्ट होता है इसका मतलब है कोबाल्ट। तो जो कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में होता है। और इसका सर्वप्रथम कैसे पता चला था, कैसे पता लगाया था कि विटामिन B12 में कोबाल्ट होती है? तो वो एक टेस्ट हुआ था, सोडियम नाइट्रोसाइड परीक्षण हुआ था। सोडियम नाइट्रोसाइड परीक्षण से पता चला था कि विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है। इसमें बोल रहा है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जनरली जो हम लोग देखते हैं, जैसे आयरन जो होता है, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो आयरन ये किस में होता है? हमारे ब्लड में। तो ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आयरन। तो आयरन की अगर कमी होगी तो क्या होता है? एक तो ब्लड की कमी हो जाती है। जब आयरन की कमी होगी तो क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है ब्लड में। और एक और रोग होता है जो गोइटर होते हैं। जो गोइटर रोग होता है, जो घींघा रोग बोला जाता है, तो गोइटर रोग जो होगा एक किससे होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से और साथ में क्या होता है? और आयरन की भी कमी से क्या होता है? ये गोइटर होता है। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि जो आयरन की कमी से एक तो ब्लड का जैसे एनीमिया होता है, ब्लड की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? एनीमिया। और साथ में क्या होता है? गोइटर में भी प्रॉब्लम होता है, गोइटर का भी रोग होता है। और जनरली जो गोइटर होता है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। लेकिन सेकंड क्या है कि आयरन की भी कमी से क्या होता है? गोइटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सटीक आंसर क्या हो जाएगा? एक गोइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो राज्यसभा है इसमें कितने सदस्य को नामित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो पहली बात तो नॉमिनेट जो करता है, कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। तो जो नॉमिनेट कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। तो सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा हमारा किस में है? आर्टिकल 80 में है। और राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितनी है? जो मैक्सिमम सीट की संख्या है वो है 250। और अभी प्रेजेंट में कितना सीट है? प्रेजेंट में जो सीटों की संख्या है 245 है। और 5 सीट जो है जो पीओके है उसके लिए रिजर्व रखा गया है। तो मैक्सिमम सीट कितनी होती है राज्यसभा में? 250 है। और प्रेजेंट केस में कितना सीट है? अभी 245 है। और 245 में जो है कितने नॉमिनेट किए जाते हैं, नामित जो किए जाते हैं वो किए जाते हैं 12। तो 12 सीटों पे 12 सीट क्या होता है? नॉमिनेट, नॉमिनेट। और जो इलेक्शन होता है वो कितने पे होता है? तो 233 पे हो जाएगा। क्या होता है? इलेक्ट। तो इलेक्ट हो जाएगा कितने पे? 233 पे। और नामित कितने पे होगा? 12। तो जो राज्यसभा में जो नामित सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? वो 12 होते हैं। और नामित कौन करता है?
ये राष्ट्रपति करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति का जब पद जो रिक्त होता है तो उस समय कौन सा पद, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद आता है। कौन सा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो जब भी राष्ट्रपति का जो पद है अगर रिक्त होगा तो फिर राष्ट्रपति के पद पे जो भी कार्य करेगा उसको क्या बोला जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और ये किस आर्टिकल में है कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है? ये है आर्टिकल 65 में है। हो जाएगा आर्टिकल 65 में है कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और जब भी ये राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होगा तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेंगे? उपराष्ट्रपति। और मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकते हैं? तो ये मैक्सिमम 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना होगा, मैक्सिमम 6 महीने तक। तो जो यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर मैक्सिमम कितने दिनों तक कार्य कर सकता है? तो वो हो जाएगा 6 महीने तक वो कार्य कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पर अस्थायी रूप से कौन कार्य करता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जब अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, और तो हमने अभी क्या देखा था कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति वो कौन होते हैं? पहले तो होंगे उपराष्ट्रपति। अगर ये भी खाली हो जाए तब कौन बनेंगे राष्ट्रपति? तब बनेंगे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर इन केस ये भी नहीं अवेलेबल हो, इनका भी पद जो है रिक्त हो जाए, तब फिर कौन बनेंगे? तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होंगे वो बनेंगे, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसको ध्यान रखना है कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। अगर ये भी खाली हो गए तब फिर कौन बनेंगे? जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, CJI, वो बनेंगे। अगर इनका भी पद जो है रिक्त है तब कौन बनेंगे? तब जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी सीनियर जज होंगे वो बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है। इसमें पूछा है कि नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है कुछ संस्था के नाम दिए हुए हैं और इसमें से पूछा है कि कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय जो होते हैं, संवैधानिक निकाय या संस्था वो होते हैं जिनका संविधान में मेंशन हो, जिनका क्या हो? संविधान में मेंशन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, ये क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में जो है वित्त आयोग। तो जो वित्त आयोग होता है ये क्या है? ये हमारे संविधान में मेंशन है। तो संविधान में मेंशन होगा तो इसके लिए आर्टिकल भी होगा। तो जो वित्त आयोग होता है, फाइनेंस कमीशन, तो इसका आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 280। तो आर्टिकल 280 में क्या है? वित्त आयोग है। और ये राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, और ये नीति योजना आयोग। अब जो पहले था योजना आयोग, अभी क्या हो गया है? ये नीति आयोग। ये सब क्या है? ये है कार्यकारी संस्था। ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग, ये दोनों क्या है? कार्यकारी संस्था है। और संवैधानिक संस्था कौन सा हो जाएगा? वित्त आयोग। और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 280। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो जो आयु है, एक तो प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? वो 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? वो है 35 वर्ष। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होंगे, या राज्यों में जो विधान परिषद होता है, या फिर क्या होता है विधान परिषद राज्यों में, उसकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा? गवर्नर का भी आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो ये भारत की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांश पूछा हुआ है। तो जो भारत का जो विस्तार है वो यहाँ पे देख लेते हैं लोग। ये क्या है? ईस्ट में कहाँ से कहाँ तक है? नॉर्थ में यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और 8 डिग्री 4 मिनट से ले करके कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। और यहाँ पे क्या है? ईस्ट में ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ पे है 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। ये भारत का विस्तार है। और नॉर्थ में जो सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट है, इसका नाम बोलते हैं लोग इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये कहाँ पे है? ये लद्दाख में हो जाएगा। और ये जो ये मुख्य भूमि की बात हो रही है, तो मुख्य भूमि पे यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, या फिर इसका एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है कैप कैमोरिन। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और यहाँ पे ईस्ट में जो गुजरात है, वहाँ पे कौन सा नाम है? इसको गौर माता बोला जाता है, गौर माता, या फिर इसको बोलते हैं लोग सर क्रीक। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है जो ईस्ट तक, उसको बोला जाता है किबिथु। कहाँ तक है? किबिथु। ये कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये हो गया भारत का विस्तार। तो बस इस क्वेश्चन में अक्षांश का पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान पूछा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है वो कितने नंबर पे है? वो है 7वें नंबर पे। तो भारत का जो स्थान है कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा देश है वो कौन सा है? वो है रूस। कौन सा है? रूस। रूस क्या है? सबसे बड़ा। उसके बाद किसका नंबर आता है? कनाडा। ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। उसके बाद आता है चीन, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राज़ील, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और फिर किसका नंबर आता है? भारत। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे हो जाता है। 1 नंबर पे रूस, 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे चीन, 4 नंबर पे यूएसए, 5 नंबर पे ब्राज़ील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पे भारत। और जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है भारत? वो आता है दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या होता है? जो जो तटीय होता है, जो पूर्वी और पश्चिमी जो तट है, उस पे नाम पूछा हुआ है, क्या होता है?
तो जैसे यहाँ पे ये कौन सा तट है, ये हो गया पूर्वी तट। कौन सा? पूर्वी तट। और ये कौन सा हो गया? पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट। तो जो पूर्वी तट होता है इसका जो नाम होता है, इसको बोलते हैं लोग कोरोमंडल। कोरोमंडल। और इसमें कौन सा कवर होता है? एक तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इस वाले तट को बोला जाता है कोरोमंडल। और जो गुजरात का मैदान है वो कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात का मैदान यहाँ पे हो जाएगा ये। और जो महाराष्ट्र और गोवा वाले इलाके हैं उसको नाम क्या होता है? उसको कोंकण बोला जाता है। तो कोंकण कहाँ पे? महाराष्ट्र और यहाँ पे गोवा वाला है। ये तट को क्या बोला जाता है? कोंकण। और जो मालाबार तट होता है जो यहाँ पे केरल है, तो जो केरल वाला जो तट है उसको बोला जाता है मालाबार तट। तो ये जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये कोंकण और गुजरात का मैदान और ये मालाबार, ये हो गए पश्चिमी तट पे। और जो पूर्वी जो तट है उस पर कौन सा हो जाएगा? कोरोमंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? इसमें पूछा हुआ है कि जो भारत का जो स्थलाकृति होती है, जो स्थल का जो मानचित्र होता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वो जो संस्था है भारतीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन, इसके द्वारा इसका जो भी भारत का जो स्थलाकृति होती है उसका मानचित्र तैयार किया जाता है, भारतीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखा पर अपनाया जाता है? तो जो समय का जो मानक रेखा होता है वो भारत में कहाँ से गुजरती है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जो मानक रेखा है भारत पे वो कहाँ से गुजरती है? वो 82.5 डिग्री ईस्ट में। तो 82.5 डिग्री ईस्ट हो गया। और ये जो रेखा है गुजरती कहाँ से है? ये गुजरती है नैनी से। और नैनी जो है ये कहाँ पे है? ये इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद का अब नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। प्रयागराज। तो ये कहाँ से गुजरती है? जो भारतीय मानक समय है वो नैनी से गुजरती है। और कितने डिग्री से? 82.5 डिग्री ईस्ट से। और जो भारत का जो मानक समय है, जो भारत का जो मानक समय वो कितना है? वो है जो मानक समय किससे लिया जाता है? एक तो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि जो मानक समय वो लिया जाता है जो ग्रीनविच लाइन है। कौन सा? ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच जो समय रेखा है, समय रेखा। और ये कहाँ से गुजरती है? ये लंदन से गुजरती है, लंदन से। तो ग्रीनविच जो समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? वो लंदन से गुजरती है। तो भारत का जो समय जो है वो कितना लिया जाता है? ये 5 घंटा 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट क्या है? जो ग्रीनविच जो समय रेखा है उससे आगे है, 5 घंटा 30 मिनट से आगे है। तो भारत का जो मानक समय हो गया 5 घंटा 30 मिनट क्या है? वो ग्रीनविच समय रेखा से आगे है। और ये जो समय रेखा है कहाँ से गुजरता है? 82.5 डिग्री ईस्ट से। और ये जगह है नैनी इलाहाबाद, नैनी इलाहाबाद में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो जो सूर्य का जो ऊर्ध्वाधर जो देखते हैं लोग कहाँ से गुजरेगी सूर्य? तो जैसे सपोज ये हमारा क्या हो गया? अर्थ हो गया। तो अर्थ पे क्या होता है? एक तो कर्क रेखा होता है और दूसरा मकर रेखा। और बीच में क्या है? ये विषुवत रेखा है। ये क्या है? विषुवत रेखा। और भारत किस पे है? कर्क रेखा पे है। तो जैसे मान लेते हैं ये क्या है? भारत है। तो भारत, तो जो कर्क रेखा कहाँ से? यहाँ से गुजरती है। जैसे गुजरात, यहाँ से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो और यहाँ पे क्या है? ऑप्शन में जो दिया हुआ है तो जो मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ये क्या है? साउथ में है। और एक जो श्रीनगर है एक यहाँ पे है, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो जो सन होता है वो सन कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है? तो सन मैक्सिमम जो कर्क रेखा तक जाता है, जो सन है कर्क रेखा तक
और नीचे कहाँ तक आता है, वो मकर रेखा तक आता है। तो अब हम लोग बता सकते हैं कि जो सूर्य जो है यहीं से ये ट्रैवल करेगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ, इसी के बीच में सूर्य रहता है। तो इसके बीच में जो भी एरिया पड़ेगा उस पर जो सूर्य की जो किरण ऊर्ध्वाधर पड़ेगी और बाकी जगह क्या पड़ेगा, तिरछी पड़ेगी। इसके ऊपर किरणें कैसी पड़ेंगी, ये तिरछी पड़ेंगी ऐसे इधर के साइड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो भी शहर हैं उस पर क्या है, सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ेगी, जबकि जो कर्क रेखा से जो ऊपर के शहर हैं उस पर जो किरणें हैं सूर्य की वो तिरछी पड़ेंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो पहले तो देखते हैं लोग शिवाजी कौन थे। तो जो शिवाजी थे ये मराठा साम्राज्य के शासक थे और इनका जो जन्म था ये 1627 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुआ था, 1680 में। और इनके जो गुरु का नाम था वो था रामदास। क्या नाम था, रामदास। और इनके जो पिता का नाम वो था शाहजी भोसले। और जो शिवाजी थे ये इनका सबसे पहला विजयी अभियान कौन सा था, सबसे पहला विजय कहाँ पे मिला था इनको मिला था 1646 ईस्वी में। और वो कहाँ पे मिला था, तोरन का जो किला है वहाँ पे, तोरन का किला पर सबसे पहले इनका अधिकार हुआ था, किला पर अधिकार। ये इनकी पहली विजय थी, पहला विक्ट्री इनको 1646 में मिला था। और इनका जो जन्म है 1627 में हुआ है और मृत्यु 1680 में। और इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले हैं और इनके जो गुरु का नाम है वो रामदास हैं। और इनको पहली बार विजय 1646 में तोरन के किले पर अधिकार करके मिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। तो जो औरंगजेब था इसका जो कार्यकाल था वो था 1658 से 1707 तक। तो जो औरंगजेब का कार्यकाल हो गया 1658 से 1707 तक। तो अब इस औरंगजेब के समकालीन कौन हुए, जो शिवाजी थे। शिवाजी क्या हो गए, औरंगजेब के समकालीन हो गए। 1680 तक शिवाजी ने राज किया था और सबसे ज़्यादा बहादुरी से लड़ने वाले कौन थे, वो शिवाजी थे। मतलब जो मुगलों से सबसे ज़्यादा लोहा किसने लिया था, वो शिवाजी ने लिया था। और मुगलों के नाक में दम करके रखा था किसने, शिवाजी ने। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सूरत को, इनका सबसे फेमस जो विक्ट्री है वो किस पे है, सूरत पे अधिकार। तो सूरत को इन्होंने 2 बार लूटा था, सूरत को 2 बार इन्होंने लूटा था। तो और मुगलों के से सबसे ज़्यादा लोहा लेने वाले वो थे शिवाजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 20 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए लोग और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।